तो अब हम रिवीजन क्लास लेंगे भारत के औद्योगिक प्रदेश की। तो औद्योगिक प्रदेश के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ अगर मुझे औद्योगिक प्रदेश पढ़ना है तो पहले मुझे उद्योग के बारे में पता होना चाहिए कि उद्योग किसे कहते हैं। उद्योग का मतलब होता है जब किसी भी वस्तु का निर्माण, विनिर्माण या प्रसंस्करण किया जाता है आधुनिक तरीके से या परंपरागत तरीके से, मनुष्यों के समूह के द्वारा उसे उद्योग कहते हैं दोस्तों। और जब बहुत सारे उद्योगों के यानी विभिन्न उद्योगों के बहुत सारे कारखाने यानी अनेकों कारखानों का एक जगह कंसंट्रेशन हो जाता है तो इस तरह से कॉग्लोमरेशन, इस तरह से कंसंट्रेशन से जो बनता है उसे उसे औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। इस औद्योगिक प्रदेश को मैं तीन आधार पे देखूंगा। सबसे पहले भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, फिर देखूंगा लघु औद्योगिक प्रदेश और फिर मैं देखूंगा औद्योगिक जिले। हमारे सिलेबस में भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है दोस्तों, वो भारत में 8 है। कितने हैं भारत में प्रमुख औद्योगिक प्रदेश? 8। जबकि लघु औद्योगिक प्रदेश भारत में 13 है। लघु औद्योगिक प्रदेश अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो कितने? 13। दोस्तों अगर आप इस ल पे ध्यान दें, अगर मैं ल लिखूंगा थोड़ा यूं लिखूंगा, यहाँ से देखो मैं ये एक ले लूं और ये वाली जो ज्योमेट्री आपको नजर आ रही है, कुछ समझ रहे होंगे, ये कुछ तीन जैसी ज्योमेट्री है जो ऐसे है, इसको सीधा कर दीजिए। यानी 13 लघु औद्योगिक प्रदेश हैं और 15 औद्योगिक जिले हैं। ये बढ़ते हुए क्रम में 8 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, 13 लघु औद्योगिक प्रदेश और 15 औद्योगिक जिले। तो पहले मैं प्रमुख औद्योगिक प्रदेश के बारे में बात करता हूं दोस्तों। आपको पता है भारत के अंदर 4 प्रमुख महानगर जो प्रारंभिक समय से थे, इसका नाम है दोस्तों दिल्ली, इसका नाम है मुंबई, इसका नाम है चेन्नई और इसका नाम है कलकत्ता। ठीक, तो इस दिल्ली वाले को मैं जोड़ दूंगा तो मैं कहूंगा डीजीएम। डीजीएम यानी दिल्ली, गुरुग्राम, मेरठ, ये इंडस्ट्रियल रीजन है दोस्तों। फिर एम से हो गया दोस्तों मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। सी वाले को दोस्तों मैं चेन्नई की जगह बेंगलोर तमिलनाडु कह दूंगा, बेंगलोर तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश। और जो अगला मेरा आएगा दोस्तों वो है कलकत्ता हुगली। मैंने क्या किया, 4 महानगर पकड़े, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता, ऐसे 4 औद्योगिक प्रदेश मेरे हो गए। अब मैं कलकत्ता के जस्ट पास वाले पे जाऊंगा तो दोस्तों मुझे यहाँ पता है कि यहाँ छोटा नागपुर का पठार है, तो ये जो औद्योगिक प्रदेश मुझे मिलता है उसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। और फिर जस्ट मैं इसके अपोजिट आता हूँ दोस्तों, इसके अपोजिट आता हूँ तो यहाँ मुझे एक इंडस्ट्रियल रीजन मिलता है जिसका नाम है गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन, जिसे हम मैं एबीसी के नाम से याद रखता हूँ। एबीसी का मतलब हुआ दोस्तों अहमदाबाद, अहमदाबाद, बड़ोदरा और सी को मैं सूरत से याद रखता था। एबीसी इंडस्ट्रियल रीजन मुझे यहाँ मिल गया, गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन मुझे यहाँ मिल गया, मैं इसको गुजरात से भी याद रख सकता हूँ। छोटा नागपुर के अपोजिट मुझे गुजरात वाला मिला। फिर दोस्तों मुझे एक आंध्र प्रदेश के यहाँ मिलता है, उस इंडस्ट्रियल रीजन का नाम है विशाखापट्टनम गुंटूर इंडस्ट्रियल रीजन। क्या नाम है दोस्तों? विशाखापट्टनम गुंटूर। और उसके जस्ट अपोजिट आप यहाँ चले जाइए तो यहाँ आपको मिलता है कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल रीजन। कौन सा मिलता है? कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल रीजन, यानी बीटी के अपोजिट केटी है। फाइनली आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों? आप इसको याद रख सकते हैं, 4 प्रमुख इंडस्ट्रियल रीजन इधर मिलेंगे और 4 प्रमुख इंडस्ट्रियल रीजन आपको इधर मिलेंगे। ये भारत के 8 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। अब मैं लघु औद्योगिक प्रदेशों को देखता हूं दोस्तों। अगर मैं लघु औद्योगिक प्रदेशों को देखूं तो मैंने मुख्य औद्योगिक प्रदेश आपको बता दिए, दिल्ली, गुरुग्राम, मेरठ या मुंबई, पुणे, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, कलकत्ता, हुगली, ये सारों के सारे नाम हुए। अब मैं लघु औद्योगिक प्रदेश पे आता हूं तो दोस्तों आप यहां से देखिएगा, आप इनको बाद में पढ़ते रहिएगा। तो यहां से मैं देखता हूं दोस्तों 1 नंबर वाला मेरे को मिलता है, इसका नाम है अमृतसर अंबाला। क्या नाम है इसका? अमृतसर अंबाला औद्योगिक प्रदेश। फिर उसके बाद में जब मैं इस तरफ आता हूँ, पहले इधर चलते रहिए, पहले मैं इस या पश्चिम के तरफ के निपटाता हूँ। तो ये अमृतसर अंबाला, फिर ये हो गया अजमेर जयपुर जो राजस्थान में है, फिर ये वाला हो गया दोस्तों इंदौर देवास उज्जैन, जिसको मैं इंदू से याद रखता हूँ, इंदौर देवास उज्जैन। फिर ये वाला दोस्तों, ये वाला जो इंडस्ट्रियल रीजन है ये है दोस्तों कोल्हापुर, कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। और कन्नड़, तो कोल्हापुर दक्षिणी कन्नड़ वाला इंडस्ट्रियल रीजन मेरे को दोस्तों इस तरफ मिलेगा, कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। और यहाँ दोस्तों मुझे पता है जब हम भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं तो हमें ये पता है इसे मालाबार कहते हैं। तो ऊपर वाले को उत्तरी मालाबार कहते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी मालाबार कहते हैं। तो इसको माला से याद रखेंगे। तो मैं इसको ऐसे याद रखता था दोस्तों, आ आ आज, आ आज इंदू ने कड़क माला बनाई, आज इंदू ने कड़क माला बनाई, ऐसे मैं करूंगा तो मुझे ये याद रहेगा। फिर मैं दोस्तों इधर वाले लेता हूँ, इसको मैं एमबीबीएस से याद रखता था। एमबीबीएस वही जो डॉक्टर होते हैं। एम का मतलब हुआ दोस्तों, यहाँ मैं सारे नाम देख सकता हूँ। एम का मतलब है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बिजनौर। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर जो मुझे इस तरफ मिलता है। फिर मैं इधर आता हूँ तो दोस्तों इस जगह, इस पूरे एरिया मेरे को एक और इंडस्ट्रियल रीजन मिलता है जिसका नाम है इलाहाबाद, वाराणसी, इलाहाबाद, वाराणसी और मिर्जापुर। और जब मैं आगे की तरफ जाता हूँ,
आगे की तरफ जाता हूँ, यूपी के बाद में बिहार में मुझे मिलता है भोजपुर मुंगेर, भोजपुर मुंगेर। फिर मुझे छत्तीसगढ़ के अंदर 2 मिलते हैं दोस्तों, एक है बिलासपुर कोरबा, एक है दुर्ग और रायपुर। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। और फिर जब मैं तेलंगाना में आता हूँ तो मेरे को मिलता है आदिलाबाद, निजामाबाद। मैं इसको कैसे याद रखता दोस्तों इन 6 को, एमबीबीएस करने, एवीएम और बीएम में पढ़े। एवीएम यानी आदर्श विद्या मंदिर में, आदर्श विद्या मंदिर से पास आउट हूँ। एवीएम और बीएम में पढ़ने के बावजूद बीके, डॉक्टर एनी, इसको आप करोगे तो आपके सारे नाम याद रहेंगे। और लास्ट वाला जो मुझे यहाँ मिल रहा है वो है ब्रह्मपुत्र घाटी का, इसको भी मैं ऐसे याद रखूंगा। 6 मुझे इस सीक्वेंस से मिलेंगे, 6 मुझे इस सीक्वेंस से मिलेंगे, 12 हो गए। तो 13वां वाला ब्रह्मपुत्र घाटी का मेरा लघु औद्योगिक क्षेत्र हुआ। अब मैं औद्योगिक जिले याद रखूंगा दोस्तों। औद्योगिक जिले के अंदर सबसे पहले आप इस यूपी को पकड़ लो, क्योंकि यूपी में 3 है, यूपी में 6 है, एमपी में 3 है। ये 2 प्रमुख हैं। यूपी वाले जो 6 हैं दोस्तों, मैं उसको सिर्फ अलीगढ़ से याद रख सकता हूँ, उसको मैं अलीगढ़ से याद रखता हूँ। जो मैं इधर आपको बताना चाहता हूँ, अलीगढ़ मैंने याद रख लिया तो ये अलीगढ़ मिल गया। फिर मैं ए को पकड़ूंगा, ऐसे हो गया दोस्तों आगरा। फिर मैं लै को पकड़ूंगा, लै से हो गया दोस्तों लखनऊ। फिर मैं इस गै को पकड़ूंगा, गै से हो गया गोरखपुर। और ऐसे आगरा को मैंने ए कहा। फिर मैं बी पकड़ूंगा, वो बरेली हो गया। जो मांझा भी अभी आपको पता है कि आज हो गई, आज हो गई दोस्तों 4 जनवरी, 14 जनवरी को जयपुर में खूब डिमांड होगी मांझे की। तो मांझा आपको पता हो, उसके लिए मंजिया, मंजिया जिसको कहते हैं जो पतंग उड़ाते हैं, ठीक। या फिर और फिर पतंग उड़ाएंगे और डीजे चलाएंगे ऊपर, कौन सा कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। और सी का मतलब है दोस्तों कानपुर। अलीगढ़ दोस्तों तालों के लिए प्रसिद्ध है। आगरा, आगरा चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप ताजमहल देखने जाएं तो वहां पाएंगे कि दोनों तरफ जूते की दुकान होती है और जूते थोड़े सस्ते भी मिलते हैं वहां पर। कानपुर दोस्तों कपड़ा उद्योग के लिए, और कानपुर वो उत्तर भारत का, क्योंकि अगर मैं भारत के सापेक्ष बात करूं तो आपको पता है ये कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। तो कानपुर को उत्तर का मैनचेस्टर भी कहते हैं। फिर जब यूपी का हो गया दोस्तों, फिर मैं एमपी का देखूंगा। एमपी को मैं, हमें पता है एमपी में राजा भोज थे, तो मैं इसको याद रखता हूँ राजा भोज ग्वाला, राजा भोज वाला। एमपी वाला की जगह मैं ग्वाला याद रखूंगा, क्यों? क्योंकि भय का मतलब हो गया दोस्तों भोपाल, जय का मतलब हो गया दोस्तों जबलपुर, और ग्वाला का मतलब हो गया दोस्तों ग्वालियर। 9 मेरे पूरे हो गए। तो फिर मैं इधर आऊंगा, बिहार में दोस्तों मुझे मिलता है पूर्णिया। फिर मैं इधर आता हूँ तो यहाँ मुझे दार्जिलिंग के पास मिलता है दोस्तों पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी, ये चाय उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर मैं नीचे की तरफ आता हूँ तो उड़ीसा में दोस्तों मुझे कटक मिलता है। ये कटक वही है जो मैंने आपको कृषि में भी बताया था, यहाँ केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। फिर मैं जब तेलंगाना में आता हूँ तो दोस्तों मुझे यहाँ मिलता है नवाबों का शहर हैदराबाद, हैदराबाद मिल गया। फिर मुझे यहाँ मिलता है दोस्तों नागपुर। और हमारा वाला राजस्थान का तो आपको पता है कोटा, कोटा शिक्षा नगरी। यहाँ तक हमारे लघु औद्योगिक प्रदेश भी, सॉरी औद्योगिक जिले भी पूरे होते हैं। ये हो गया। तो अब मैं औद्योगिक प्रदेश को पढ़ूंगा दोस्तों। और औद्योगिक प्रदेश को पढ़ने से पहले मैं एक भूमिका बनाऊंगा कि जब भी मैं किसी इंडस्ट्रियल रीजन को पढ़ता हूं तो मुझे 7 सवालों के जवाब ढूंढने हैं। पहला सवाल है कि उस औद्योगिक प्रदेश का नाम क्या है। दूसरा सवाल है वो औद्योगिक प्रदेश कहां से कहां फैला हुआ, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब बहुत सारे उद्योग एक साथ इस तरह से बहुत लंबाई में फैले होते हैं, अनेकों उद्योगों के कारखाने जहां एक साथ संकेंद्रित होते हैं, वहां औद्योगिक प्रदेश होता है। यानी वो कहां से कहां तक फैला हुआ है, फिर उसका प्रारंभ कब हुआ था, फिर ये औद्योगिक प्रदेश के रूप में जो विकसित हुआ, उस विकसित होने के कारण क्या थे। और कारण वही होते हैं दोस्तों जो किसी उद्योग की स्थापना को प्रभावित करते हैं। अब मैं पहले एग्जाम्पल से लेने की कोशिश करता हूं, और मैंने पहला एग्जाम्पल लिया वो है मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन। आपका सवाल होगा सर यही क्यों लिया। इस एक एग्जाम्पल से मैं 7 पॉइंट को आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और फिर सिर्फ हम रिवीजन क्लास की तरह छोटा छोटा बात करेंगे। तो मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश इसलिए क्या है क्योंकि दोस्तों यह भारत का पहला इंडस्ट्रियल रीजन था, यह भारत का पहला इंडस्ट्रियल रीजन था। कई लोगों के दिमाग में सवाल पैदा होगा कि सर ये तो 1854 में विकसित हुआ, जबकि हम तो एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि मोहनजोदड़ो के अंदर भी विदेश व्यापार होता था, मोहनजोदड़ो के अंदर भी सूती वस्त्र हमें मिलता है। और आप कह रहे हैं कि मुंबई के अंदर पहली बार सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना मिला। मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, एंशिएंट इंडिया के अंदर कपड़ा उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। जब हम मिडाइवल इंडिया पढ़ते हैं तो वहां भी हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। तो सर ये क्या बात है। तो दोस्तों ये बात ये है कि जो जो मॉडर्न लाइन पे यानी औद्योगिक क्रांति के बाद भाप के इंजन के आविष्कार के बाद जिस आधार पर उद्योगों का विकास हुआ, उसके आधार में भारत का पहला इंडस्ट्रियल रीजन जो है वो मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन है। ये कहां से कहां तक फैला हुआ है दोस्तों। अगर मैं इंडिया के मैप की बात करूं तो यहाँ मुंबई है जो सालसेट द्वीप पर है, और शोलापुर यहाँ है। तो दोस्तों मुंबई से शोलापुर तक फैला हुआ है। तो नाम हो गया, विस्तार हो गया। इसका प्रारंभ दोस्तों कवास डाबर ने किया था, 1854 में हुआ था। और सूती वस्त्र उद्योग यहाँ लगाया गया था। क्यों दोस्तों यही क्यों लगाया गया था, क्योंकि दोस्तों यहाँ मुंबई है, मुंबई। और आपको पता है कि ये पूरा का पूरा जो दक्कन का पठार है वो काली मिट्टी का क्षेत्र है। काली मिट्टी के क्षेत्र में बहुत अच्छा कपास होता है। तो कपास को मुंबई बंदरगाह पर लाया जाता था, मुंबई बंदरगाह ला करके उसे ब्रिटेन भेजा जाता था। तो कवास जी डाबर ने कहा होगा हुक्म थोड़ा सा कपास हमें भी दे जाओ, हुक्म वापस आओ तो आप मशीन ले आना। तो मुंबई बंदरगाह जो पोर्ट था उसने नेचुरल पोर्ट की तरह काम किया। तो यहाँ पर मशीनों का भी आयात किया गया। और ये पारसी समुदाय से थे, और पारसी समुदाय के पास उस समय भी अच्छी खासी पूंजी थी। इन कारणों से
यहाँ पर कपास कपास के कारण यहाँ पर पहला सूती वस्त्र उद्योग का भारत का कारखाना लगता है। अब ये विकसित क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों आपको पता है औद्योगिक प्रदेश का उद्योग का मतलब एक उद्योग होता है और औद्योगिक प्रदेश का मतलब एक ही जगह विभिन्न उद्योग होते हैं। तो जो उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक हैं, वही किसी भी औद्योगिक प्रदेश को विकसित करेंगे। तो अगर मैं उसके अंदर देखूँ तो सबसे पहले बताओ उद्योग के लिए मुझे क्या चाहिए दोस्तों? कच्चा माल चाहिए। सबसे पहले आप बताएँ उद्योग के लिए मुझे क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए। फिर क्या चाहिए? उस कच्चे माल के लिए मेरे को क्या उस कच्चे माल से जब मैं फिनिश गुड बनाऊँगा तो मेरे को मशीनें चाहिए, मशीनों को मैं आयात कर लूँगा। मशीनों को चलाने के लिए मेरे को विद्युत ऊर्जा चाहिए और श्रमिक चाहिए और साथ में इन सबको खरीदने के लिए पूंजी चाहिए। तो मुंबई के अंदर ऐसी क्या बात थी? तो दोस्तों कच्चे माल के आधार पे हम बात करते हैं, कच्चा माल हमें 2 तरीके से मिलता है। एक तो कृषि आधारित होता है, एक खनिज आधारित होता है। कृषि के अंदर आप लोगों को पता है हमने 6 फसलें पढ़ी, गेहूँ चावल आपको पता है डायरेक्ट हम खाते हैं, तो वो तो बेकरी इंडस्ट्री उसके बारे में अभी अपन बात नहीं करेंगे। फिर हमने पढ़ा था गन्ना और कपास। आपको पता है गन्ने के अंदर मैंने आपको एग्रीकल्चर में बताया था उनकट यानी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गन्ना उत्पादन में ज़्यादा अच्छा है और अगर गन्ना है तो गन्ने से आपको पता है चीनी बनाई जाती है और ये चीनी वजन ह्रास उद्योग है। दोस्तों वेट लूज इंडस्ट्री उसको कहते हैं जब किसी भी जैसे आप देखते हो गन्ने को क्रश करते हैं तो उससे वेस्टेज ज़्यादा निकलता है, तो इसलिए उसको वेट लूज इंडस्ट्री कहते हैं। ऐसे जब लोहा बनाया जाता है तो आपको पता है कि लोहा से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यानी इस्पात बनाने का उद्योग भी वेट लूज इंडस्ट्री है। क्योंकि दोस्तों भारत के अंदर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मैंने आपको खनिज वाले के अंदर रिवाइज के अंदर बताया था हिंदुस्तान है से हेमेटाइट ज्यादा मिलता है और हेमेटाइट के अंदर लोहांश की मात्रा 50 से 60% होती है। कहने का मतलब अगर आप 100 किलो हेमेटाइट लेकर आए तो आपको 50 से 60 किलो ही लोहा उससे निकाल पाएंगे। तो लोहा यानी इस्पात इंडस्ट्री, चीनी उद्योग, ये वजन रात उद्योग है। ऐसे एल्यूमिनियम उद्योग भी दोस्तों वजन रात उद्योग है, वो भी बॉक्साइट से निकलता है। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसी इंडस्ट्रीज में वहीं लगाऊंगा जहां पर वो कच्चा माल उपलब्ध है। तो कृषि के आधार पे गन्ना हो गया, कृषि के आधार पे कपास हो गया। आपको पता है कपास के अंदर भी मैंने आपको बताया था प्रमुख उत्पादक राज्यों में गमटा बताया था। गमटा क्यों? कपास से कपड़ा बनता है, कपड़े को राजस्थान में गमछा बोलते हैं। उस गमछे से मैंने कपड़ा को गमटा याद रखा था। गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा कपास मिलेगा। तो कपास मिलेगा तो मुंबई के अंदर सूती वस्त्र उद्योग नहीं लगेगा तो और कहाँ लगेगा आप ही बता दीजिए। और मैंने कहा मुंबई के अंदर आपको पता है महाराष्ट्र में डालवी के अंदर लोहा इस्पात उद्योग लगाया गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब हमने खनिज पढ़े थे तो हमने पढ़ा था रत्नागिरी भंडारा और चंद्रपुर के अंदर हमें क्या मिल रहा था दोस्तों? लोहा अयस्क मिल रहा था। और अगर यहाँ लोहा अयस्क मिलता है तो डालवी के अंदर लोहा इस्पात उद्योग का कारखाना मिलेगा। मशीनों को चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा कैसे मिलती है दोस्तों? या तो थर्मल पावर प्लांट से मिलती है या एटॉमिक पावर प्लांट यानी ताप विद्युत ऊर्जा मिल सकती है, परमाणु ऊर्जा मिल सकती है या जल विद्युत ऊर्जा मिल सकती है। यहाँ आपको पता है तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट है जो 1969 में हुआ था। आपको पता है कोयना जो कोयना नदी के ऊपर है वो जल विद्युत इससे मिलती है। तो बोलेंगे आप कि सर ये तो बाद में हुआ था, 1854 में ऊर्जा कैसे मिलती थी? तो दोस्तों जब ये पावर प्लांट नहीं बने थे उससे पहले इस क्षेत्र के अंदर ऊर्जा पश्चिमी घाट की लकड़ियों को काट करके ली जाती थी। आज लकड़ियां नहीं काटी जा सकती क्योंकि जैव विविधता संरक्षण के लिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। मोटा मोटा बात समझ गए होंगे मुंबई में क्यों उद्योग लगा, क्यों औद्योगिक प्रदेश के रूप में विकसित हुआ? क्योंकि वह कच्चा माल था, कृषि आधारित कच्चा माल भी था और खनिज आधारित भी था। जहाँ लोहा का उद्योग डालवी में लगा गन्ना तो चीनी उद्योग बनाया जाएगा, इसलिए चीनी के सबसे ज्यादा कारखाने आपको पता है महाराष्ट्र के अंदर है। यहाँ तक की बात समझ गए। और फिर आपको पता है कि तारापुर से परमाणु ऊर्जा और कोयना से जल विद्युत ऊर्जा यहाँ मिल जाती है। पूंजी आपको पता है इस क्षेत्र में पारसी समुदाय था जिसके पास अच्छी खासी पूंजी थी और आपको पता है इस क्षेत्र में श्रम भी था। क्योंकि दोस्तों 1818 के अंदर जब सहायक संधि महाराष्ट्र पर लागू कर दी गई तो उससे पहले मराठा साम्राज्य था जो बहुत ही अधिक विकसित अवस्था में था। अगर कोई भी राज्य या साम्राज्य विकसित अवस्था में होता है तो वहां पर उद्योग बहुत फ्लरिश होते हैं और उद्योगों के अंदर आपको पता है कि भारत के अंदर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर श्रम स्थानांतरित होता था। वो कला वो आर्ट माँ बाप बच्चों को सिखाते थे। तो आप पकड़ ले गए होंगे कि यहाँ पर श्रम कुशल और प्रशिक्षित श्रम क्यों उपलब्ध था? क्योंकि मराठा लीगेसी यहाँ मौजूद थी। अब मान लो आपने माल बना दिया तो माल को भेजने के लिए आपको बंदरगाह चाहिए, तो मुंबई बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह उपस्थित था। और अगर अंदर के रास्ते भेजना है आपको तो आपको पता है अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ ये पूरा का पूरा पश्चिमी घाट है। अगर मुंबई को मुझे इधर से जोड़ना है तो आपको पता है यहाँ थालघाट ऊपर नीचे भोरघाट है। थालघाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है और भोरघाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो थालघाट और भोरघाट के रास्ते से रेल और सड़क की कनेक्टिविटी इसको मिलती है। अगर यहाँ तक आप समझ गए तो आपको पता करना पड़ेगा इस क्षेत्र में प्रमुख उद्योग कौन से हैं जो मैं अभी आपको इसी के बाद में बताता हूँ। और वो स्थान जहाँ उद्योग स्थापित है वो जगह कौन कौन सी है? जैसे ट्राम्बे में रिफाइनरी है, डालवी के अंदर लोहा इस्पात उद्योग है वो। और फिर इस क्षेत्र की समस्या क्या है, एक इंडस्ट्रियल रीजन लेकर के मैंने आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करी। अगर आप ये बात समझ गए तो अब मैं मुंबई पुणे तो नाम मिल गया मेरे को मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन। अगर मुझे मुंबई पुणे
इंडस्ट्रियल रीजन नाम मिल गया, तो अब मैं देखूंगा विस्तार कहाँ से कहाँ है। थोड़ी देर पहले बताया मुंबई से शोलापुर तक भारत का पहला इंडस्ट्रियल रीजन था। कब स्थापित हुआ? 1854 में। इसका प्रारंभिक विकास किसने किया? ब्रिटिश शासन ने किया था दोस्तों। यहाँ सूती वस्त्र उद्योग क्यों लगा वो भी बता दिया। 1854 में लगा। किसने लगाया? कवास ने लगाया। किसका लगाया? कपास का लगाया। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कैसे पूरी ज्योग्राफी आपस में कनेक्टेड है, जो आज लास्ट क्लास में आपको प्रूव करता हूँ इस बात को। मैंने कहा कवास जी ने क्या लगाया? कपास का उद्योग लगाया। किसको लगाया? सूती वस्त्र उद्योग को। मैं पढ़ क्या रहा हूँ दोस्तों? मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन। क्या पढ़ रहा हूँ? मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन। इंडस्ट्रियल रीजन के यानी पांचवें टॉपिक पे मैं था। मुझे पता चला कि कपास का उद्योग लगाना है तो सूती वस्त्र उद्योग लगाना है, तो मैं इंडस्ट्री पे आ गया। सूती वस्त्र उद्योग के लिए मेरे को क्या चाहिए? रॉ मटेरियल, कच्चे माल के रूप में क्या चाहिए? कपास चाहिए। तो मैं कृषि पे चला गया। और कपास कहाँ उगता है? तो मैंने आपको 10 बार बोला था कैसे कपास, कैसे काली कपास काली मिट्टी में उगता है। यानी मैं कृषि से मृदा पे आ गया। और जब मैंने देखा काली मिट्टी कहाँ मिलती है, तो मुझे पता चला दक्कन के पठार में मिलती है। ये दक्कन के पठार में ही क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ बासाल्टिक लावे का जमा हुआ है। ये दक्कन का पठार जैसे ही मैं बोला तो मैं भारत के भौतिक प्रदेश पे चला गया। आप समझ गए होंगे कि मैं लास्ट टॉपिक से भारत के इंडियन ज्योग्राफी के फर्स्ट टॉपिक पे आ गया। और ये दक्कन के पठार पे लावे का जमाव क्यों हुआ, तो वो मैंने आपको बताया था कि गोंडवाना लैंड से जब ये पूरा का पूरा मैंने बताया था कि पहले ये दो भागों में विभाजित था, और गोंडवाना लैंड से जो अलग होकर के इस दिशा में यानी नॉर्थ ईस्ट दिशा में जब प्रायद्वीप पे पठार आया तो उसके ऊपर ये लहरनुमा लावे का जमा हुआ। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी पहुंच गया। तो मैंने आपको वेरी फर्स्ट क्लास में कहा था कि मैं आपके सामने प्रूव करूंगा कि पूरी ज्योग्राफी आपस में गुथी हुई है, लेकिन आप पढ़ते नहीं उस तरीके से, इसलिए आप चीजों में उलझते हैं। बहरहाल वापस बात करते हैं। तो ये सारी बातें हो गई। जब ये बात हो गई तो अगला पॉइंट देखूंगा पूंजी। मैंने देखा पारसी समुदाय के पास खूब है, सस्ते और प्रशिक्षित समूह है, क्योंकि ये मराठा साम्राज्य की लीगेसी बची हुई थी, क्योंकि श्रमिक अपनी पीढ़ियों से स्थानांतरित करते थे। थालघाट और भोरघाट से रेल और सड़क मिल गई। मुंबई से प्राकृतिक बंदरगाह मिल गया। और हमें पता है दोस्तों इधर से होकर के यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ अफ्रीका लूं तो आपको पता है यहाँ स्वेज नहर होते हुए यहाँ हम इंग्लैंड जा सकते हैं जिब्राल्टर को क्रॉस करके, और ये भूमध्य सागर है। यहाँ तक की बात हो गई है। यहाँ तक की बात हो गई तो मैं यहाँ प्रमुख उद्योग देखूंगा। सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग के बारे में अभी तक हम बात कर रहे थे, आपको प्राचीनतम उद्योग है, क्योंकि सूती वस्त्र के बारे में हमें, कपास के बारे में हमें सिंधु घाटी सभ्यता में और ऋग्वेदिक कालीन ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है। तो आप समझ गए होंगे कि प्राचीनतम क्यों है। भारत की पहली जो आधुनिक मिल स्थापित की गई थी बंबई में की गई थी, इसके बारे में बहुत बात कर लिया। इसलिए बंबई को भारत का मैनचेस्टर या कोटोनोपोलिस कहते हैं। कॉटन का मतलब कपास होता है और पोलिस का मतलब शहर होता है। ये मुंबई और बाद में पुणे और शोलापुर में भी इस उद्योग का विकास हुआ। अब दोस्तों मैं 3 मैनचेस्टर की बात करूंगा। अगर भारत के हिसाब से मैं बात करूं तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया। पश्चिम का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, भारत का मुंबई को कहते हैं, और उत्तर का कानपुर को कहते हैं, और दक्षिण का कोयम्बटूर को कहते हैं। एक चीज याद रखें कि अहमदाबाद को दोस्तों पूर्व का बोस्टन भी कहते हैं। वास्तविकता में बोस्टन दोस्तों, क्योंकि आपको पता अंग्रेजों का शासन अमेरिका पे भी था, ये बोस्टन दोस्तों इस तरफ अमेरिका में जो आज वर्तमान में मैसाचुसेट्स में, ये उस समय समृद्ध बंदरगाह था। अंग्रेजों के दृष्टिकोण से अगर अगर ब्रिटेनिया है तो पूर्व के अंदर ये आपको पता होगा अंग्रेजों के हिसाब से पूर्व में था। तो अहमदाबाद भी अंग्रेजों को भारत भी बहुत समृद्ध नजर आता था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन क्यों कहा। अब दोस्तों मैं उद्योग की बात करता हूं, क्योंकि औद्योगिक प्रदेश है तो यहाँ कुछ उद्योग होंगे। पहले को मैंने याद रखा पीटीएम। पीटीएम का मतलब हुआ दोस्तों पुणे के अंदर टाटा मोटर्स है। पुणे पी यानी पुणे में टाटा मोटर्स है। फिर दोस्तों मैं शिप बिल्डिंग उद्योग मेरे पास 3 जगह आएगा। तो मैं सबसे पहले याद रखूंगा शिप डॉकयार्ड, क्योंकि आपको पता है शिप के अंदर डॉकयार्ड ऊपर की जगह जो होती है उसे डॉकयार्ड कहते हैं। तो शिप के अंदर मुझे पता चल गया डॉकयार्ड। फिर मैं याद रखूंगा शिप में मेरे को रीच करनी है। जो गार्डन रीच जगह जो दोस्तों वो पश्चिम बंगाल में। और एक और जहाज निर्माण उद्योग का मेरे को जगह मिलेगी दोस्तों, वो विशाखापट्टनम में मिलेगी। यानी जहाज निर्माण के लिए भारत में 3 प्रमुख केंद्र आप याद रखेंगे। मुंबई में डॉकयार्ड, तो डॉकयार्ड हो गया। शिप पे रीच करनी है, और विशाखापट्टनम उसके जस्ट नीचे हो गया। तो क्योंकि दोस्तों इन क्षेत्रों में ये शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इसलिए लगी क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों के अंदर आसपास में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। क्योंकि दोस्तों वहीं आसपास लोहा एस्क मिलता है, क्योंकि आप समझ के शिप बनाने के लिए इस पर लोहा इस्पात चाहिए, लोहा इस्पात बनाने के लिए लोहा एस्क हेमेटाइट चाहिए। और हेमेटाइट आपको पता, अगर सिर्फ मुंबई की बात करूं तो रत्नागिरी, भंडारा और चंद्रपुर के अंदर हमें वो मिल रहा है। अगर ये मिल रहा है तो डालवी के अंदर लोहा इस्पात उद्योग नहीं लगेगा तो क्या आपके घर पर लगेगा? आप सोचिएगा। और डालवी को आप ऐसे याद रखेंगे, आपको पता है कि जो ट्रैक्टर के अंदर, ट्रक के अंदर जो पीछे डाला होता है वो लोहे का बना होता है। तो आप याद रखेंगे डाला लोहे का, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब मैं पिंपरी को पकड़ूंगा तो मैं इसको याद रखता दोस्तों पिंपरी पिंपल्स। अगर पिंपल्स हो गए तो आप औषधि लगाएंगे, तो औषधि उद्योग पिंपरी के अंदर हो गया। और ट्राम्बे में रिफाइनरी, ये सारी रिफाइनरी अभी एंड में मैं आपको एक जगह याद करता हूँ। और मुंबई में आपको पता है जहाज निर्माण उद्योग है। यहाँ तक की सारी बातें खत्म हो गई। तो अब मैं देखूंगा दोस्तों कि ये जो उद्योग है वो कहाँ स्थापित है और यहाँ के प्रमुख केंद्र कौन से हैं। तो दोस्तों मैं पहली ट्रिक से याद रखूंगा PQRST। पी का मतलब हो गया दोस्तों पुणे, क्यू का मतलब हो गया कोलाबा, आर का मतलब हो गया रायगढ़, एस का मतलब हो गया सतारा और टी का मतलब हो गया
ठाणे। यही ट्रिक दोस्तों मैंने खनिज वाले चैप्टर में आपको बॉक्साइट को याद करने के लिए बताई थी, लेकिन बॉक्साइट में क्यू का मतलब कोल्हापुर था, आर का मतलब रत्नागिरी था। ऐसे कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो आपकी कला में कभी चूक नहीं होगी। और इस रायगढ़ को आप ऐसे याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि रायगढ़ और रायपुर में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, जबकि रायगढ़, यहाँ इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं शिवाजी का किला, ये मिडिवल हिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं। अगर मैं आगे चलूं तो फिर मैं अगली ट्रिक याद रखूंगा एस एस टी। एस का मतलब सोलापुर है, एस का मतलब सांगली है, टी का मतलब ट्रांबे है, और फिर मैं याद रखूंगा ना यानी नासिक, पी यानी पिंपरी, मन यानी मनमाड़, और जल यानी जलगांव। आप याद रखेंगे एक जलगांव, और एक जगह और मिलेगी आपको पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी। यानी आप जो कंफ्यूजिंग वाले नेम उनको साथ पकड़ के चले, पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी मिलता है। अब दोस्तों मैं अगले औद्योगिक प्रदेश पे जाऊंगा, और जो मेरा अगला औद्योगिक प्रदेश है उसका नाम है दिल्ली गुरुग्राम मेरठ औद्योगिक प्रदेश। तो उसी का नाम मुझे पता चल गया, अब मैं उसका विस्तार देखूंगा तो दोस्तों नाम से ही पता चल गया, दिल्ली है तो दिल्ली के अंदर इसका विस्तार जरूर होगा। गुरुग्राम है तो गुरुग्राम वर्तमान में हरियाणा में है, और मेरठ आप जानते हैं यूपी में है, तो इसका विस्तार मुझे पता चल गया। इसका विकास आरंभ कब हुआ दोस्तों, ये आजादी के बाद विकसित हुआ है। और इसकी सबसे प्रमुख विशेषता याद रखो, यहाँ सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। इस इंडस्ट्रियल रीजन में बहुत ज्यादा औद्योगिक विविधताएं मिलती है। क्यों मिलती है दोस्तों, क्योंकि ये बाजार की मांग के आधार पर स्थापित होता है। क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है दिल्ली के अंदर 11,000 व्यक्ति 1 किलोमीटर में रहते हैं। भारत के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला यूटी या पूरा ओवरऑल बात करूं तो दिल्ली है। उम्मीद करता हूं समझ गए। इसलिए जैसी बाजार की डिमांड होगा वैसा उद्योग होगा, बाजार की डिमांड दोस्तों मैं यहां से याद रखूंगा दिल्ली। तो दिल्ली के अंदर मैंने पकड़ा डी वाले के अंदर दोस्तों ई इंडस्ट्री यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री है। अंबाला पकड़ूंगा दोस्तों, मैं तो इसको ऐसे याद रखता था, बाला मेरी भाभी का नाम है, वो बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट करती रहती है घर के अंदर नई नई चीजें आविष्कार करने के लिए। तो मैं याद रखता था बाला भाभी बहुत वैज्ञानिकता लगाती है, तो वैज्ञानिक उपकरण हो गया। गाजियाबाद के अंदर दोस्तों मैं गाजियाबाद को गाय से याद रखता था, और गाय है तो आपको पता हो गया किसान यानी खेती यानी कृषि उपकरण के लिए गाजियाबाद हो गया। गुरुग्राम का पहले नाम गुड़गांव था, गुड़गांव को गुड़ से याद रखता था, गुड़ गाड़ी, क्योंकि दोस्तों आपको पता है गुरुग्राम में आम आदमी की गाड़ी मारुति होती है। मारुति का बहुत बड़ा प्लांट है, मानेसर गुरुग्राम में है। आगरा के अंदर अभी बताया मैंने चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। मथुरा के अंदर दोस्तों रिफाइनरी है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट कई बार बात कर दिया भैया ये ताजमहल को निकल जाएगी, डिटेल में मैंने विस्तृत कक्षा में पढ़ा रखा है। फिरोजाबाद तो मैं इसको याद रखता था फिरे, फिरे क्यों, क्योंकि कांच की चूड़ियां पहन के घूमे फिरी फिरी, कांच की चूड़ियां पहन के घूमे फिरी फिरी। फिर चीनी उद्योग आपको पता है दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था उमकट। अगर चीनी उद्योग है तो गन्ना चाहिए, गन्ने में उत्तर प्रदेश अगर पहले नंबर पर है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, तो चीनी उद्योग सहारनपुर में मिलेगा। अब वस्त्र उद्योग, तो वस्त्र उद्योग दिल्ली में नहीं बनेगा तो कहां मिलेगा दोस्तों, क्योंकि हमने पढ़ा था सरोजनी के कपड़े पहन के मैडम जाती डिस्को, ये गाना कई बार हमने सुना है। और मोदी जी बहुत बहुत फेमस है अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए। यहाँ तक की सारी बात हो गई, तो हमारा दूसरा इंडस्ट्रियल रीजन भी पूरा हो जाता है। अब मैं तीसरे इंडस्ट्रियल रीजन पर जाता हूँ दोस्तों, और मेरा तीसरा इंडस्ट्रियल रीजन जो है वो आएगा कोल्लम, कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल रीजन। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, ये रहा कोल्लम तिरुवनंतपुरम। अगर मैं इधर जाऊं दोस्तों तो ये देखो, अगर मैं लोकेशन से देखूं तो ये जगह क्या है, केरल। और केरल का ये वाला भाग कौन सा हो गया दोस्तों, पश्चिम। केरल के हिसाब से पश्चिम होगा तो दक्षिण पश्चिम केरल में हो गया। तो मुझे विस्तार भी पता चल गया, नाम भी पता चल गया। मैं यहाँ के प्रमुख उद्योग देखता हूँ दोस्तों, केरल मसालों के लिए प्राचीन काल से फेमस था, काली मिर्ची के लिए तो बहुत फेमस था, इसलिए यहाँ पूरे विश्व से आके जहाज इकट्ठे होते थे। इसलिए कोच्चि बंदरगाह को तो अरब सागर की रानी कहा जाता था। इसलिए कोच्चि बंदरगाह को, कौन से बंदरगाह को, कोच्चि बंदरगाह को तो क्या कहते थे, अरब सागर की रानी कहते थे। आपको पता है जब मैं आपको चाय पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों को कृषि वाले के अंदर रिवाइज क्लास में मैंने बताया कि असम के अंदर सबसे ज्यादा चाय होती है, फिर बंगाल के अंदर होती है ना, और ये पश्चिम बंगाल अब पी के केरल में भी चाय होती है। अगर केरल में चाय हो रही है, और कॉफी के लिए मैंने कल आपको एक स्टाइल बताई थी, कि क्या को आप कॉफी लिखोगे तो कुछ इस तरह से लिखोगे, तो पहले नंबर पे कर्नाटक, दूसरे नंबर पे केरल, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। तो ये बात समझ गए होंगे, अगर यहाँ चाय और कॉफी हो रही है तो चाय और कॉफी की पैकेजिंग उद्योग भी होगा। और आपको पता है कोच्चि के अंदर रिफाइनरी भी है, और ये समुद्र तटीय क्षेत्र है तो यहाँ समुद्री उत्पाद भी होंगे। अब मैं यहाँ के प्रमुख केंद्र देख लेता हूँ, तो एक तो मंगलोर मिल गया। मंगलोर को दोस्तों कॉफी पोर्ट कहते हैं, क्योंकि कर्नाटक में कॉफी ज्यादा हो रही है तो निर्यात करने के लिए मंगलोर पोर्ट पर आएगी। और यहाँ के अलवाय अलवाय एर्नाकुलम और अल्पुजा जगह याद रखूंगा, अलवाय एर्नाकुलम और अल्पुजा जगह याद रखूंगा तो मेरे को पूरा याद हो जाएगा। अगला औद्योगिक प्रदेश है दोस्तों हुगली औद्योगिक प्रदेश। ये आपको नजर आ रहा होगा हुगली। इस औद्योगिक प्रदेश का विकास दोस्तों 1855 में हुआ। ये भारत का दूसरा औद्योगिक प्रदेश था। तो हुगली नदी यूं बहती है, तो हुगली नदी के दोनों किनारों पर आपको पता है फरक्का के पास में, फरक्का के बाद में गंगा नदी आगे की तरफ जाती है, इस तरफ जो आती है बांग्लादेश में जाने के बाद में पद्मा हो जाती है, और ये वाली हुगली कहलाती है। और हुगली नदी के दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ, बांसबेरिया से लेके बिड़ला नगर तक, बांसबेरिया से बिड़ला नगर तक, तो आप याद रखेंगे बंगाल वाला बीबी में है, यानी बी से बंगाल, बी से बांसबेरिया, बी से बिड़ला नगर तक है। ये भारत का दूसरा था जो 1855 में हुआ। कौन सा उद्योग लगा था,
जूट, मैं याद रखता था जैसे जूट होता है, जैसे जलोढ़ मिट्टी होता है, जूट जलोढ़ मिट्टी में होता है। जूट उद्योग भारत में पहली बार जैसे जॉर्ज ने लगाया था, जॉर्ज ऑकलैंड ने लगाया था, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो भारत के प्रमुख इंडस्ट्रियल रीजन आपसे सिक्वेंशली पूछ सकते हैं, पहले कौन सा हुआ, दूसरा कौन सा हुआ। तो दोस्तों आप मैप को याद रखें, पहला पकड़ ले मुंबई, दूसरे पे जाए इधर बंबई, तो ये बंबई हो गया, फिर ये बंगाल हो गया, फिर तीसरे पे इधर आ जाए गुजरात, फिर चौथे पे इधर चले जाएं, ये आपस में जुड़े। देखो मुंबई के पास गुजरात, इसके पास छोटा नागपुर है, ऐसे याद रखेंगे। और याद रखेंगे चौथा छोटा, चौथा छोटा, तो जो चौथे नंबर पे हुआ छोटा नागपुर का पठार था। अब मैं याद रखता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से उद्योग विकसित हुए। कागज उद्योग, आपको पता है दोस्तों, आजकल आप लोग देखते होंगे घर के अंदर भी दादी कागज की एक कुछ कॉपीज आती हैं, उन पर राम राम लिखती है, तो मैं इसको याद रखता था, कागज पर राम लिखा। रेशम उद्योग अभी मैंने देखा हावड़ा, रेशम उद्योग हावड़ा में मिलेगा। जूट उद्योग जो है दोस्तों वो रिश्रा हावड़ा के अंदर मिल गया। डीजल इंजन, डीजल इंजन चितरंजन, डीजल इंजन चितरंजन, डीजल इंजन चितरंजन, बोलोगे तो बात पकड़ लोगे। जलपोत के मैंने 3 बताए थे आपको, अभी मुंबई में बताया कौन सा, डॉकयार्ड। यहाँ आ गया रीच, क्योंकि शिप तक रीच करनी है। रिफाइनरी, रिफाइनरी मुंबई वाले में तो कौन सी थी, ट्राम्बे, इधर मिलती है दोस्तों हल्दिया। अगला याद रखेंगे हिंदुस्तान मोटर, हिंदुस्तान मोटर कौन नगर, हिंदुस्तान मोटर कौन नगर, हिंदुस्तान मोटर कौन नगर, मोटर्स नहीं मोटर करेंगे तो कौन नगर फील आ जाएगी। यहाँ पर ये जूट उद्योग है, गुवाहाटी, टीटागढ़, रिश्रा, कलकत्ता, यहाँ पर हमें जूट उद्योग मिलता है। अगला इंडस्ट्रियल रीजन है दोस्तों मेरा, वो है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो अगर दोस्तों हमने छोटा नागपुर पठार पढ़ा था, तो वो झारखंड में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में है। तो ये इन्हीं जगह पर इसका विस्तार होगा या नहीं होगा। अगर मुझे विस्तार मिल गया, नाम मिल गया, तो तीसरी चीज मैंने जो थोड़ी देर पहले बताई थी, भारत का चौथा औद्योगिक प्रदेश है, क्यों विकसित हुआ, क्योंकि दोस्तों इस क्षेत्र के अंदर मुझे छोटा नागपुर के पठार के अंदर मुझे लोहा भी मिलता है, दामोदर नदी क्षेत्र के अंदर मुझे कोयला मिलता है, बोकारो, बर्नपुर, दुर्गापुर, अगर मैं बात करूं तो बोकारो, झरिया, रानीगंज, वो तो लोहा इस्पात उद्योग, अभी अभी उसको लिंक करता हूं। बोकारो, झरिया, रानीगंज, रामगढ़, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, झरिया, रानीगंज, रामगढ़, गिरिडीह, धनबाद में मुझे कोयला मिलता है, कोयला मिल गया दोस्तों, मुझे लोहा भी मिलता है, झारखंड में मिलता है, उड़ीसा में मिलता है। मैंने लोहा इसके याद करवाने के लिए आपको बताया था, मेरे दादाजी को यानी जाते हैं एनबीसी में, हुआ नुआ, हुआ नुआमुंडी, बारामजादार, चिड़िया, इन क्षेत्रों में लोहा इसको मिलता है। और उड़ीसा के अंदर मैंने आप बताया था मैं सुंदर क्यों, यानी मयूरभंज, सुंदरगढ़ और क्योंझर। मयूरभंज में मैंने आपको बताया था, मैंने बताया था कि बादाम पहाड़ और सुलेपत यहाँ पर मिलता है। सुंदरगढ़ में बोनाई हिल्स मिलता है, क्योंझर में किरीबुरी और कोयरा घाटी, इन जगह का लोहा मिलता है, कोयला मिलता है। तो दोस्तों इस क्षेत्र के अंदर लोहा इस्पात उद्योग नहीं होगा तो कहाँ होगा, इसीलिए आपको बोकारो, बर्नपुर, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला और जमशेदपुर के अंदर, जमशेदपुर में तो आपको टिस्को मिलता है, तो लोहा इस्पात उद्योग मिलते हैं। तो ये हमें पता चल गया, लोहा इस्पात भी यहाँ मिलता है, हमें पता चल गया कोयला भी यहाँ मिलता है। और फिर मैंने बताया आपको इस क्षेत्र में बॉक्साइट भी मिलता है। बॉक्साइट के लिए मैंने आपको बताया था दोस्तों, झारखंड के अंदर मैंने आपको नेपाल के ट्रिक से बताया था, नेतरहाट, पलामू, लोहरदग्गा। और लोहरदग्गा से मैंने आपको 3 नाम बताए थे, लोहार यानी लातेहार, द यानी दुमका और गुमला, यहाँ पर बॉक्साइट मिल रहा है। अगर बॉक्साइट मिल रहा है तो मूरी के अंदर, अगर झारखंड में मूरी के अंदर लोहा एल्यूमिनियम इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो कहाँ लगेगी, क्योंकि एल्यूमिनियम लोहा वो वजन ह्रास उद्योग है, इसलिए कच्चे माल के क्षेत्र में होगा। और उड़ीसा के अंदर मैंने आपको कालाहांडी, कोरापुट और बोलनगिर बताया था, इस क्षेत्र में बॉक्साइट भी मिलता है, इसलिए बताओ यहाँ लोहा इस्पात उद्योग भी होगा। मैं नाम बता चुका, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री भी होगी आसनसोल के अंदर। सिंदरी के अंदर उर्वरक है, सिंदरी को मैं सिंदूर से याद रखूंगा, सिंदूर ऊर यानी उर्वरक इंडस्ट्री है। यहाँ पर मैं बात करूँ कांच उद्योग, थोड़ी देर पहले मैंने दिल्ली में बताया था, फिरोजाबाद, कांच की चूड़ियां पहन के घूमे फिरी फिरी। और सीमेंट उद्योग के लिए दोस्तों आप 3 जगह प्रोमिनेंटली याद रखेंगे, जैसे जहाज में 3 याद रखा था, इसको आप याद रखेंगे सीडीपीओ से याद रखेंगे, यानी चाईबासा, डालमिया नगर और पोरबंदर। चाईबासा झारखंड में, डालमिया नगर बिहार में और पोरबंदर गुजरात में, क्योंकि ये क्षेत्र दोस्तों विंध्याचल का क्षेत्र, और विंध्याचल में चूना पत्थर मिलता है, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल है। अगला औद्योगिक प्रदेश मुझे मिलता है दोस्तों, वो मिलता है गुजरात, यानी जिसका नाम एबीसी से है, अहमदाबाद, बड़ोदरा और सूरत। इसका ये तीसरा औद्योगिक प्रदेश था, 1880 में विकसित हुआ। क्यों विकसित हुआ, क्योंकि दोस्तों आपको पता है इस क्षेत्र में कपास मिलती है, तो कपास मिलती है तो यहाँ होगा। आपको पता है दोस्तों यहाँ पर कांडला बंदरगाह है, जो ज्वारीय पोर्ट है, ज्वार आता है तो जहाज इसके साथ में अंदर तक आ जाता है। और आपको पता है धुबरन और उत्तरन विद्युत ग्रह है, आपको पता है तापी नदी पर उकाई परियोजना भी, और आपको पता है यहाँ काकरापारा जो थर्मल पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो भी है। और यहाँ पर आपको पता है दोस्तों कलोल, अंकलेश्वर, लूनेज, अलियाबेट, यहाँ पर खनिज तेल मिलता है। और अलियाबेट का तो अभी जो आपके 28 दिसंबर 2024 को सेकंड ग्रेड संस्कृत का एग्जाम हुआ उसमें भी सवाल पूछा है, कहाँ है, खंभात की खाड़ी में है। यहाँ तक समझ गए। या प्रमुख उद्योग अहमदाबाद, मुझे पता है सूती वस्त्र, तो अहमदाबाद, बड़ोदरा में वस्त्र उद्योग हो जाएगा। अब मैं सूरत की बात करूँ दोस्तों, तो मम्मी को अपने बच्चों की सूरत बहुत हीरे जैसी लगती है, तो मैं याद रखूंगा सूरत, बच्चों की सूरत हीरे जैसी, यानी हीरे की कटाई होती है। आनंद और नादियाड में अमूल है, अमूल का मतलब दोस्तों आनंद मिल यूनियन लिमिटेड है, जो वर्गीज कुरियन साहब ने यहाँ स्थापित किया था और उनका सपना था, तो यहाँ डेयरी उद्योग हो जाएगा। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया बड़ोदरा कोयली और जामनगर में रिफाइनरी मिल रही है। रिफाइनरी के लिए आप याद रखेंगे ये सब याद रखो, जैसे हमने सीमेंट और जहाज को एक साथ निपटाया, बड़ोदरा
जामनगर कोयली, जामनगर सबसे बड़ी है, ट्राम्बे, मंगलोर, चेन्नई, सॉरी कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया, यहाँ रिफाइनरियां हमें मिलती है। बाकी सारी बातें मैं आपको बता चुका। अब इसके प्रमुख केंद्र आप भास्कर से याद रखेंगे। मेरे दोस्त ने जिनका नाम भास्कर है, मैं उससे याद रखता था। बी का मतलब भरूच हो गया, ए का मतलब आनंद हो गया, एस का मतलब सुरेंद्र नगर हो गया, के का मतलब खेड़ा हो गया और आर का मतलब दोस्तों जो आर का मतलब दोस्तों राजकोट हो गया। अगले पे आऊंगा वो है विशाखापट्टनम गुंटूर। ये पता चल गया, स्थिति आपको पता चल गया कि आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर है, तो ये स्थिति मुझे पता चल गई, नाम भी पता चल गया। आपको पता है दोस्तों विशाखापट्टनम के अंदर, कुडप्पा और नेल्लोर के अंदर मैग्नेटाइट लोहा मिलता है। खनिज में मैंने बताया था, यहाँ बॉक्साइट भी मिलता है। जो पूर्वी गोदावरी विशाखापट्टनम मिलता है, श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम में मैग्नीज भी मिलता है, और गोदावरी क्षेत्र में हमें वो भी मिलता है। विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम में बंदरगाह भी मिलता है। तो यहाँ उद्योग नहीं लगेगा तो और कहाँ लगेगा। और ये मैंने बताया था 3 जगह शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, क्योंकि विशाखापट्टनम में दोस्तों बेलाडीला का लोहा इसका निर्यात होने के लिए आता है, निर्यात होने के लिए आता है, इसलिए कुछ लोहा इसको वहीं उतार लिया जाता है। तो विशाखापट्टनम के अंदर पहला बंदरगाह आधारित, वंस आई वांट टू रिपीट, पहला बंदरगाह आधारित लोहा इस्पात उद्योग विशाखापट्टनम में लगाया गया था। क्योंकि जब वह जहाज वापस आता है तो ऑस्ट्रेलिया से कोयला लिया था, लोहा विशाखापट्टनम में उपलब्ध है। अब मैं इसके केंद्र देखूंगा, उससे पहले सीसा जस्ता गलाना है मुझे, गैसे गलाना, गैसे गुंटूर, गैसे गलाना, गैसे गुंटूर, और ये कुछ नाम याद रखूंगा। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर पता चल जाएगा। विजयवाड़ा सम्मेलन के बाद गांधी जी आपको पता है आधे वस्त्र पहनने लगे थे, आधी लंगोट पहनने लगे थे, और यानी कम कपड़े पहनने लगे थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ बहुत गरीबी देखी थी। राजा मुंद्री में हमें याद रहेगा, गोदावरी 2 भागों में बढ़ती, तो आंध्र प्रदेश में होगा। एक जगह याद रखें जो कंफ्यूजन करेगी, वो एलूरी है, क्योंकि दोस्तों एलवाई एलवाई अलपुजा भी आपने पढ़ा था, तो एलुरु भी आप याद रखेंगे। एलुरु कहां पर है दोस्तों, वो आंध्र प्रदेश वाले में है। क्योंकि आपसे एक मैच करवाने का भी सवाल पूछ सकता है अगले स्टेप पे जाए। तो लास्ट हमारा है वो बैंगलोर और तमिलनाडु। बैंगलोर तमिलनाडु तो नाम से पता चल गया, कर्नाटक तमिलनाडु यहाँ होगा। तमिलनाडु के तो पूरे उसमें केवल एक जिले को छोड़कर पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ विकास क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों यहाँ कृषि मिलता है, कपास भी मिलता है, गन्ना भी मिलता है। क्योंकि कपास में देख लो दोस्तों, तमिलनाडु और कर्नाटक के अंदर खूब कपास होता है, और गन्ने के अंदर भी हमें पता है कि गन्ने की सबसे ज्यादा उत्पादकता तो तमिलनाडु में मिलती है, कर्नाटक में भी खूब गन्ना होता है। तो इस क्षेत्र के अंदर कृषि आधारित उद्योग भी पनपेंगे। प्रायद्वीपीय पठार के अंदर आपको पता है मैग्नेटाइट लोहा से मिलता है दोस्तों, जो आप लोगों को पता है। मैंने बताया था मैग्नेटाइट के अंदर आप लोगों को कुद्रेमुख के अंदर मिलता है, केरल में कोझिकोड में मिलता है, सेलम में मिलता है, सेलम में लोहा मिलता है। और मैग्नेटाइट हेमेटाइट की बात करूं तो हमें पता है चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग और टुमकुर कर्नाटक के अंदर मिलता है, तो लोहा भी मिल गया। कोयला आपको पता है दोस्तों, कोयला भी में नेवेली मनारगुड़ी मिलता है। तो सेलम के अंदर अगर आयरन स्टील इंडस्ट्री नहीं लगेगा तो और कहाँ लगेगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। यहाँ विद्युत भी मिल जाती है। कावेरी नदी पर 3 परियोजनाएं, शरावती पर शरावती नदी है, शरावती परियोजना है। कावेरी नदी पर दोस्तों 3 परियोजना, एक का नाम कृष्णराज सागर है, एक का नाम शिव समुद्रम है, और एक का नाम मेट्टूर बांध है। मेट्टूर टैवाड़ा कर्नाटक में है। तो ये कावेरी कसम खाली थी। ये आप अगर ऊर्जा वाला जो मैंने आप लोगों को रिवाइज करवाया तो उसको देखेंगे तो वो भी पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। और आपको पता है यहाँ पर चेन्नई और तूतीकोरिन बंदरगाह भी है। तूतीकोरिन बंदरगाह को मोती बंदरगाह कहते हैं, तूती मोती ऐसे याद रखेंगे। और मैं बता चुका दक्षिण का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है। कोयम्बटूर के अंदर आपको पता है दोस्तों गन्ना ब्रीडिंग सेंटर है। मैंने कृषि वाले के अंदर भी अभी अभी आपको रिवाइज करवाया। अब यहाँ पर भेल है, यहाँ पे हॉल है। हॉल का मतलब दोस्तों एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। ये हिंदुस्तान मशीन टूल है। हिंदुस्तान मोटर कोन नगर पश्चिम बंगाल में था। भारी उद्योग आपको पता है, इंजीनियरिंग दोस्तों हमारे देश के अंदर बेंगलुरु है, इसको सिलिकॉन वैली भी हमें कहते हैं। और रिफाइनरी मैंने आपको बताया था चेन्नई और बेंगलोर। और लोहा इस्पात उद्योग मैंने आपको बता दिया सेलम में है। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो ये हमारा सारा खत्म होता है। थैंक यू।